जेरूसलेम, वो धरती जहाँ दुनिया के 3 बड़े धर्मों के अपने अपने ईश्वर बसते हैं, लेकिन साथ ही वो धरती जहाँ ईश्वर एक तरफ खड़ा होकर सारा तमाशा बेबसी से देखता है। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ और आज की किताब जिसकी हम यात्रा करने वाले हैं उसका नाम है द ओरिजिनल सिन। इसे लिखा है स्टेनली जॉनी ने। स्टेनली जॉनी द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संपादक हैं। वे द हिंदू बिजनेस लाइन और फ्रंट लाइन में नियमित रूप से मध्य पूर्व की राजनीति पर लिखते हैं। उनके लेख और विश्लेषण कई अखबारों, टीवी चैनलों और वैश्विक शोध संस्थानों में प्रकाशित हो चुके हैं। स्टेनली ने जेएनयू से वेस्ट एशियन स्टडीज़ में पीएचडी की है। जेरूसलेम एक शहर नहीं है, एक ऐसी ज़मीन है जहां आस्था, इतिहास और सत्ता एक दूसरे में इस तरह उलझे हुए हैं कि सच्चाई को अलग करना आसान नहीं रहता। ये वो जगह है जहां दुनिया के 3 बड़े धर्म अपने अपने ईश्वरों को खोजते हैं, लेकिन वही ज़मीन सदियों से इंसानों के खून में भीगी हुई है। ऐसा लगता है कि जहां ईश्वर भी एक तरफ खड़े होकर इंसानों के फैसले से बेबस होकर सिर्फ देखता है, और ओरिजिनल सिन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। क्योंकि इस पूरे संघर्ष की जड़ में एक युद्ध या फिर कोई समझौता नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है, एक मानसिकता है जो बहुत पहले जन्म ले चुकी है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप अपने भीतर एक अजीब विरोधाभास जी रहा था। एक तरफ आधुनिकता, विज्ञान और लोकतंत्र की बातें हो रही थीं, और दूसरी तरफ यहूदियों के खिलाफ नफरत और डर और हिंसा बढ़ती जा रही थी। यहूदी यूरोपीय समाज का हिस्सा बनना चाहते थे। वे उसी ज़मीन पर जी रहे थे, उसी भाषा में बोल रहे थे, उसी सभ्यता में सांस भी ले रहे थे। लेकिन हर संकट के समय वही सबसे आसान बलि बना दिए जाते थे। 1881 में रूस के ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों को दोषी ठहराया गया। उनके घर जलाए गए, उन पर कानून थोपे गए और उन्हें यह समझा दिया गया कि वे इस समाज में कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते। इसी माहौल में थियोडोर हज़ल जैसे लोग सामने आए। शुरुआत में हज़ल भी यही मानते थे कि यहूदियों को यूरोपीय समाज में ही घुल मिल जाना चाहिए, लेकिन लगातार हो रहे अत्याचारों ने उनके भीतर ये डर पैदा कर दिया कि शायद यहूदियों के लिए यूरोप कभी घर नहीं बन पाएगा। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। अगर दुनिया हमें स्वीकार नहीं करती तो हमें अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपना अलग राष्ट्र बनाना होगा। ये सोच भावनात्मक भी थी और राजनीतिक भी। भावनात्मक इसलिए क्योंकि ये डर से पैदा हुई थी, और राजनीतिक इसलिए क्योंकि इसे सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ज़रूरत थी। यहूदियों की धार्मिक परंपराओं में इज़राइल की भूमि पहले से मौजूद थी। ये केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक स्मृति थी, एक वादा था, एक मिथक था। जियोनिस्ट आंदोलन ने इसी धार्मिक स्मृति को आधुनिक राजनीति से जोड़ दिया। 1897 में पहली बार जियोनिस्ट कांग्रेस के साथ ये विचार संगठित रूप ले चुका था। अब ये केवल एक सपना नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया जिसका उद्देश्य था फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाना। लेकिन फ़िलिस्तीन कोई खाली ज़मीन नहीं थी, वहाँ लोग रहते थे, उनकी अपनी ज़िंदगी थी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था थी। जियोनिस्ट नेतृत्व इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान नहीं था, लेकिन उसने इसे एक अस्थायी समस्या की तरह देखा। यही वो बिंदु है जहाँ ओरिजिनल सिन की नींव पड़ती है। एक ऐसे लक्ष्य को नैतिक मान लेना जिसमें दूसरे की उपस्थिति को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर भविष्य में मैनेज कर लेने की बात कही गई। हज़ल और उनके साथियों ने सबसे पहले शक्तिशाली साम्राज्यों की तरफ देखा। उन्होंने जर्मन सम्राट से बात की, ऑटोमन सुल्तान से बात की, और जब वहाँ से निराशा हाथ लगी तो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर भी देखा। हर जगह उन्होंने यही तर्क दिया कि यहूदी फ़िलिस्तीन में बसेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे और साम्राज्य के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये एक तरह का सौदा था, आप हमें ज़मीन दीजिए, हम आपको स्थिरता और समर्थन देंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विचार पूरी तरह अजनबी नहीं था, उन्हें भी अपने हित दिख रहे थे। यूरोप से यहूदियों का पलायन एक समस्या था और मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाना एक अवसर। युगांडा जैसी योजनाएं इसी सोच से निकली थीं। युगांडा योजना का विचार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि वो अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या पुनर्वास को एक नीति उपकरण की तरह देखता था। हालांकि इस प्रस्ताव पर ज़ियोनिस्ट आंदोलन के भीतर कुछ समय तक विचार हुआ, लेकिन अंततः इसे ठुकरा दिया गया।
क्योंकि ज़ियोनिज़्म का मूल विचार केवल किसी सुरक्षित भूभाग की प्राप्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी भूमि की तलाश थी जो धार्मिक स्मृति, ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक पहचान तीनों को एक साथ जोड़ सके। ये भूमिका केवल फिलिस्तीन ही निभा सकता था, क्योंकि वहीं यहूदी धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक दावे का केंद्र था, जबकि युगांडा इन भावनात्मक और ऐतिहासिक आधारों को प्रदान नहीं कर सकता था। आगे प्रथम विश्व युद्ध ने लगभग सब कुछ बदल दिया। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था और ब्रिटेन को मध्य पूर्व का भविष्य अपने हाथ में लेने का मौका दिख रहा था। इसी दौरान ज़ियोनिस्ट नेतृत्व और ब्रिटिश सत्ता के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो आगे चलकर पूरे क्षेत्र की नियति तय करता। बाल्फोर घोषणा इसी का प्रतीक थी, एक ऐसा वादा जो एक ऐसी ज़मीन के बारे में किया गया जिसके लोगों से कभी सही मायने में पूछा ही नहीं गया। यहीं से कहानी केवल यहूदियों की पीड़ा या उनके सपने तक नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है सत्ता, वादों की और उन अदृश्य लोगों की जिन्हें इन वादों के बीच कुचल दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने अरबों से ये वादा किया था कि यदि वे उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो युद्ध के बाद उन्हें स्वतंत्र अरब राज्य मिलेगा। इसी भरोसे पर अरब नेताओं ने ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन ये वादा जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया, खासकर फिलिस्तीन के प्रश्न पर, ताकि भविष्य में ब्रिटेन अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या कर सके। अरबों के लिए ये आत्मनिर्णय का वचन था, जबकि ब्रिटेन के लिए एक रणनीतिक साधन मात्र था। इसी समय अरबों से किए वादों के समानांतर ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ भी एक गुप्त समझौता किया। इसे बाद में साइक्स-पिकॉट समझौता कहा गया। इस समझौते में मध्य पूर्व को युद्ध के बाद आपस में बांट लेने की योजना बनाई गई। इसमें ना तो अरबों की स्वतंत्रता का वास्तविक स्थान था और न ही उनकी इच्छाओं को कोई महत्व दिया गया। क्षेत्र को प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया गया और फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की बात कही गई। इस प्रकार एक ओर अरबों से स्वतंत्रता का वादा किया गया था, तो दूसरी ओर उसी भूमि को यूरोपीय शक्तियों के बीच बांट लेने की गुप्त योजना बन चुकी थी। इन सब के बीच 1917 में ब्रिटेन ने यहूदियों से एक बड़ा वादा किया, जिसे बाल्फोर घोषणा के रूप में जाना जाता है। इसमें ज़ियोनिस्ट आंदोलन को यह आश्वासन दिया गया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक होमलैंड स्थापित करने का समर्थन किया जाएगा। ये घोषणा यहूदी आकांक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें फिलिस्तीन में पहले से रह रहे अरबों के राजनीतिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इस एक वादे ने यहूदी आकांक्षाओं को बल दिया, लेकिन साथ ही अरब समाज के भीतर गहरे असंतोष और भय को जन्म दिया। इस प्रकार ब्रिटेन ने एक ही समय में अरबों से स्वतंत्रता का वादा किया, यहूदियों से होमलैंड का आश्वासन दिया और फ्रांस के साथ मध्य पूर्व को बांटने का गुप्त समझौता किया। हर वादा अलग दिशा में खींच रहा था और जिन लोगों की ज़मीन, जीवन और भविष्य इन निर्णयों से सीधे प्रभावित होने वाले थे, वे इन समझौतों की प्रक्रिया से बाहर रखे गए थे। इसी टकरावपूर्ण और विरोधाभासी नीति ने उस संघर्ष की नींव रखी जो आगे चलकर अपरिहार्य बन गया और आज तक समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश एम्पायर के साथ फिलिस्तीन की कहानी अब एक नए मोड़ पर जा पहुंची। अब ये ज़मीन सीधे किसी साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक निगरानी में थी, लेकिन उसके भविष्य को लेकर जो फैसले किए जा रहे थे वे फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों की इच्छा से नहीं, बल्कि लंदन के दफ्तरों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में तय हो रहे थे। ब्रिटेन ने इसे एक मैंडेट कहा, यानी ये क्षेत्र की शांति व्यवस्था ब्रिटेन की अस्थायी जिम्मेदारी थी, लेकिन व्यवहार में ये पूर्ण नियंत्रण था। बाल्फोर घोषणा अब एक कागज़ का टुकड़ा नहीं रही, बल्कि शासन की दिशा तय करने वाला सिद्धांत बन चुकी थी। ब्रिटिश शासन के संरक्षण में यहूदी आप्रवासन तेजी से बढ़ने लगा। यूरोप में यहूदी परिवार फिलिस्तीन पहुंचे, ज़मीनें खरीदी गईं, नई बस्तियां बसाई गईं और धीरे धीरे एक समानता समाज खड़ा होने लगा। ये समाज केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भी संगठित था। यहूदी श्रमिक संगठन बने, कृषि सरकारी संस्थाएं बनी, स्कूल और विश्वविद्यालय खुले और अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद संगठन भी खड़े होने लगे। ये सब एक साथ हुआ और योजनाबद्ध तरीके से हुआ। इसके ठीक उलट फिलिस्तीनी अरब समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। वो पारंपरिक संरचनाओं पर टिका हुआ था, जमींदार, किसान, छोटे व्यापारी और धार्मिक नेतृत्व।
उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उनकी ज़मीन पर कुछ ऐसा बन रहा है जो उनके भविष्य के लिए कोई साफ जगह नहीं छोड़ रहा। शुरू में विरोध बिखरा हुआ था, असंगठित था, लेकिन असंतोष गहराता जा रहा था। ब्रिटेन एक अजीब दुविधा पे फंसा हुआ था। एक तरफ वो ज़्यूनिस परियोजना को आगे बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ अरब बहुमत के गुस्से का सामना भी कर रहा था। हर बार जब फिलिस्तीन में हिंसा भड़कती, ब्रिटेन जांच आयोग बनाता, रिपोर्ट लिखी जाती और फिर वही विरोधाभासी नीतियां जारी रहती। अरबों को कभी आश्वासन दिया जाता कि यहूदी आप्रवासन सीमित होगा और फिर कुछ समय बाद वही प्रवासन फिर से बढ़ा दिया जाता। 1930 के दशक में यह तनाव खुलकर सामने आने लगा। फिलिस्तीन अरबों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। ये केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जो उन्हें अपनी ज़मीन पर हाशिए पर धकेल रही थी। ब्रिटेन ने इस विद्रोह को कठोरता से दबाया। हज़ारों फिलिस्तीनी मारे गए, गांव उजाड़े गए, नेतृत्व को या तो जेलों में डाल दिया गया या फिर निर्वासित कर दिया गया। उसके उलट यहूदी संगठनों को सैन्य प्रशिक्षण और संगठन का और अवसर मिला। यहीं पर एक और गहरी असमानता पैदा हुई। फिलिस्तीनी समाज का राजनीतिक ढांचा लगभग पूरी तरह से टूट चुका था, जबकि यहूदी समाज पहले से कहीं ज़्यादा संगठित और आत्मनिर्भर बन चुका था। ये केवल शक्ति का अंतर नहीं था, बल्कि भविष्य की तैयारी का अंतर भी था। एक तरफ ऐसा समुदाय था जो राज्य बनने की तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ ऐसा समाज जिसे ये समझने का भी पूरा मौका नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस पूरी स्थिति को और ज़्यादा जटिल बना दिया। यूरोप में यहूदियों के साथ जो भयावह नरसंहार हुआ, उसने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। नाजी अत्याचारों के बाद यहूदियों के लिए सहानुभूति स्वाभाविक थी, और ज़्यूनिस्ट आंदोलन ने इस नैतिक सहानुभूति को राजनीतिक समर्थन में बदलने का पूरी कोशिश की। फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासन और तेज़ हो गया। ब्रिटेन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वह पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन थक चुका था, आर्थिक रूप से कमज़ोर था, और फिलिस्तीन उसके लिए एक बोझ बन चुका था। हिंसा बढ़ रही थी। यहूदी उग्रवादी संगठन अब सीधे ब्रिटिश ठिकानों को निशाना बना रहे थे, और अरब असंतोष भी लगातार सुलग रहा था। आखिरकार ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए और फिलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना ने इस ज़मीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। कागज़ पर यह समाधान जैसा दिखता था, लेकिन ज़मीन पर यह एक और अन्याय की तरह महसूस किया गया। यहूदी आबादी उस समय अल्पसंख्यक थी, फिर भी उसकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उसे मिला। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार किया क्योंकि यह उन्हें नेशन स्टेट के तौर पर वैधता दे रहा था। जाहिर है कि अरबों ने इसे अस्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए अपने घर को ही बांट देने जैसा था। यहाँ से परिस्थितियाँ तेज़ी से हिंसा की ओर बढ़ती गईं। भरोसे की कोई ज़मीन नहीं बची थी। जब 1948 में इजराइल की स्थापना की घोषणा हुई, तो ये यहूदियों के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लिए ये एक गहरा आघात था। लाखों लोग अपने घर में बेदखल हो गए, गांव मिटा दिए गए, स्मृति उजड़ गई, और एक पूरा समाज शरणार्थी बन चुका था। जिस परियोजना की शुरुआत सुरक्षा और आत्मनिर्णय के नाम से हुई थी, वो विस्थापन और स्थायी संघर्ष में बदल चुकी थी। 1948 के बाद फिलिस्तीन की कहानी किसी एक देश या फिर किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहती। इजराइल के जन्म के साथ ही ये संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में फैल गया। अरब देशों के लिए इजराइल की स्थापना एक गहरा अपमान थी। ये केवल फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अरब अस्मिता का सवाल बन चुका था। 1948 के युद्ध में अरब सेनाएं इजराइल को रोक नहीं पाईं। उसके उलट इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की योजना से भी अधिक ज़मीन पर नियंत्रण कर लिया था। अब अरब शासकों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे, और जनता के भीतर गुस्सा और हताशा दोनों बढ़ने लगे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति धीरे धीरे स्थायी होती चली गई। लेबनान, जॉर्डन और गाज़ा जैसे इलाकों में शरणार्थी शिविर अस्थायी समाधान के तौर पर बने थे, लेकिन वे ही स्थायी जीवन का ढांचा बन चुके हैं। इन शिविरों में रहने वाली पीढ़ियां बड़ी हुईं, जिन्होंने कभी अपना घर देखा नहीं था, लेकिन उसकी यादें उनकी कहानियों में ज़रूर सुनी थीं। ये स्मृति ही आगे चलकर फिलिस्तीन प्रतिरोध की सबसे बड़ी ताकतें बनी। इजराइल अपने शुरुआती वर्षों में लगातार सुरक्षा के डर में जी रहा था।
चारों ओर शत्रु पड़ोसी देश थे और अस्तित्व का सवाल हमेशा सामने रहता था। इसी डर ने उसकी सैन्य सोच को आकार दिया। हर युद्ध उसके लिए रक्षात्मक बताया गया, भले ही उसके परिणाम आक्रामक विस्तार में बदलते गए। 1956 का सुएज संकट, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किपर युद्ध, हर संघर्ष ने इजराइल को सैन्य रूप से मजबूत किया और अरब दुनिया को विभाजित किया। 1967 का युद्ध इसी पूरी कहानी का एक निर्णायक मोड़ था। केवल 6 दिनों में इजराइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब संघर्ष केवल शरणार्थियों या सीमाओं तक का नहीं रहा, बल्कि सीधे सैन्य कब्जे का बन चुका था। फिलिस्तीनी पहली बार इजरायली शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ चुके थे। चेक पोस्ट, सैन्य आदेश और अलग अलग कानून उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अरब एकता का सपना इस हार के बाद बिखरने लगा। मिस्र के नासिर जैसे नेता, जो कभी पूरे अरब जगत की आवाज़ माने जाते थे, अब अपनी सीमाओं और समस्याओं में सिमट गए। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि फिलिस्तीन की आज़ादी अरब सेनाओं के भरोसे नहीं आने वाली। इसी खालीपन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी कि PLO उभर कर सामने आया। PLO ने खुद को फिलिस्तीन का एकमात्र वैध आवाज़ घोषित किया। यासिर अराफात इसके प्रतीक बन गए। यासिर अराफात ने एक बार UN में कहा था कि उनके एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में ऑलिव की टहनी, संघर्ष और शांति दोनों के संकेत। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने PLO को अक्सर आतंकवादी संगठन के रूप में ही देखा। इससे फिलिस्तीनी मुद्दा और ज़्यादा जटिल हो गया, क्योंकि उनकी पीड़ा को नैतिक सहानुभूति तो मिलती थी, लेकिन राजनीतिक समाधान नहीं। 1970 और 80 के दशक में संघर्ष का स्वरूप बदलने लगा। अब ये केवल सीमाओं या सेनाओं की लड़ाई नहीं रही, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतर आई। पहला इंतिफादा इसी बदलाव का प्रतीक था। ये पत्थरों, हड़तालों और नागरिकों का अवज्ञा आंदोलन था। इसमें हथियार कम थे, लेकिन भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। इससे दुनिया ने पहली बार फिलिस्तीनियों को केवल शरणार्थी नहीं, बल्कि राजनीतिक एजेंट के रूप में भी देखा। इसी दौरान शांति की कोशिश भी शुरू हुई। ओस्लो समझौते ने पहली बार इजराइल और PLO को सामने सामने बैठाया। ये उम्मीद जगी कि शायद अब इतिहास का बोझ थोड़ा हल्का होगा, लेकिन समझौते की संरचना ही असमान थी। फिलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता मिली, जबकि वास्तविक शक्ति इजराइल के हाथ में ही रही। ज़मीन पर बस्तियां बढ़ती रहीं और वादे कागज़ों में ही उलझे रहे। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, एक बात साफ होने लगी कि इसे केवल ज़मीन, सीमा या फिर शरणार्थियों की समस्या कहकर समझना अधूरा होगा। इसके केंद्र में एक शहर है जो अपने आकार से कहीं ज़्यादा भारी अर्थ रखता है, जेरूसलेम। ये शहर इतिहास नहीं जीता, इतिहास इसे जीता है। यहाँ हर पत्थर किसी न किसी स्मृति से जुड़ा हुआ है और हर स्मृति किसी न किसी दावे में बदल जाती है। यहूदियों के लिए उनके प्राचीन मंदिरों की भूमि है। ईसाइयों के लिए यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान का स्थल है। मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद और मिरास की पवित्र याद है। समस्या ये नहीं कि यह शहर पवित्र है, समस्या ये है कि राजनीति ने इस पवित्रता को हथियार बना दिया है। 1967 के युद्ध के बाद जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया, तो उसने इसे केवल एक सैन्य जीत नहीं माना, बल्कि ऐतिहासिक पुनर्मिलन के रूप में पेश किया। शहर को अपनी अनंत राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए एक और खोया हुआ घर था। उनके मोहल्लों में इजरायली कानून लागू हो गए, ज़मीनें छीनी जाने लगीं और धीरे धीरे शहर की डेमोग्राफी बदलने लगी। ये सब खुले युद्ध की तरह नहीं था, बल्कि रोज़मर्रा के प्रशासन, नक्शों और नियमों के ज़रिए लागू किया जा रहा था। जेरूसलम में हालात इतने संवेदनशील हैं कि यहाँ संतुलन का मतलब जड़ता हो गया है। चर्चों में रखी एक सीढ़ी सदियों से नहीं हिली, क्योंकि उसे हिलाना धार्मिक विवाद को जन्म दे सकता है। यही शहर की त्रासदी है। यहाँ कुछ भी बदलना हिंसा को आमंत्रण देने जैसा हो जाता है। इसलिए जेरूसलेम केवल संघर्ष का केंद्र नहीं, बल्कि उसके भविष्य की सबसे बड़ी बाधा भी वो खुद बन गया है।
इसी दौरान संघर्ष का एक और आयाम उभर कर सामने आया, जो फिलिस्तीन से बाहर शुरू हुआ था लेकिन अंततः उसी से जुड़ गया। इसका नाम है ईरान। 1779 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे, यहाँ तक कि वो आपस में सहयोगी भी थे। लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी वर्चस्व और इजराइल के विरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। ये केवल धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि सत्ता और पहचान को राजनीति का नया रूप दिया गया था। ईरान समझ चुका था कि वो पारंपरिक युद्ध में इजराइल और अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने फॉरवर्ड डिफेंस की रणनीति अपनाई। इसका मतलब था कि अपने दुश्मनों से सीधे लड़ने के बजाय उनके चारों ओर से दबाव बनाना। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाज़ा में हमास और क्षेत्र के दूसरे मिलिशिया समूह इसी रणनीति का हिस्सा बने। ईरान इनके ज़रिए खुद को सीधे युद्ध में झोंके बिना इजराइल के लिए स्थायी असुरक्षा पैदा करता रहा। हिजबुल्लाह की कहानी इसी बदलाव को दिखाती है। इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद उभरा हुए संगठन धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक ताकत बन गया। अस्पताल, स्कूल और कल्याणकारी सेवाओं के जरिए इसने स्थानीय समर्थन बनाया। सन 2000 में जब इजराइल को दक्षिणी लेबनान से पीछे हटना पड़ा, तो इसे पूरे अरब जगत में एक प्रतीकात्मक जीत माना गया। इससे ये धारणा बनी कि इजराइल को सैन्य ताकत से भी चुनौती दी जा सकती है। गाज़ा में हमास का उभार इसी मनोविज्ञान का दूसरा पहलू था। पहले इंतिफादा के दौरान उभरा ये संगठन धार्मिक पहचान और प्रतिरोध को जोड़ता था। जब पीएलओ ने बातचीत और समझौते का रास्ता चुना, तब हमास ने इसे समझौता और आत्मसमर्पण माना। गाज़ा पर उसका नियंत्रण एक तरफ फिलिस्तीनियों के भीतर विभाजन को गहरा करता रहा और दूसरी तरफ इजराइल को यह तर्क देता गया कि उसके सामने कोई एक विश्वसनीय साझेदार नहीं है। इन सब के बीच अमेरिका की भूमिका निर्णायक बनी रही। इजराइल को उसका बिना शर्त समर्थन न केवल सैन्य संतुलन को उसके पक्ष में झुकाता रहा, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से लगभग मुक्त करता रहा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, मानव अधिकार रिपोर्टें और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं कागजों तक सिमट गईं। इससे फिलिस्तीनियों के भीतर ये भावना और गहरी हुई कि न्याय की कोई वैश्विक व्यवस्था उनके लिए काम नहीं करती है। समय के साथ ये साफ होता गया कि संघर्ष अब किसी समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक ऐसी यथास्थिति में जमता जा रहा है जो बाहर से स्थिर दिखती है, लेकिन भीतर से लगातार सड़ रही है। गज़ा इसका सबसे क्रूर उदाहरण बन गया। 2005 में इजराइल ने गज़ा से अपने सैनिक और बस्तियां हटा लीं और दुनिया ने इसे एक सकारात्मक कदम की तरह भी देखा, लेकिन ये पीछे हटना वास्तविक आज़ादी नहीं थी। गज़ा की सीमाएं, उसका आसमान और उसका समुद्र, सब कुछ इजरायली नियंत्रण में ही रहे। ये एक ऐसा इलाका बन गया जहां लोग भीतर हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई राह नहीं है। 2007 के बाद जब हमास ने गाज़ा पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो इजराइल ने उस पर अपनी ज़मीनी, हवाई और समुद्री नाकेबंदी लगा दी। आधिकारिक तर्क सुरक्षा का था, लेकिन व्यवहार में इसका असर पूरी आबादी पर पड़ा। बिजली, पानी, दवाइयाँ, निर्माण सामग्री, सब कुछ सीमित हो गए। गज़ा धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में बदल गया, जहाँ 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। ये बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ युद्ध कोई अपवाद नहीं बल्कि सामान्य अनुभव बन चुका था। हर कुछ वर्षों में गाज़ा पर बड़े सैन्य अभियान होते रहे। इजराइल इन्हें आत्मरक्षा बताता रहा और हमास इन्हें प्रतिरोध। लेकिन इन अभियानों में मरने वालों की संख्या, तबाह हुए घरों और उजड़ती हुई जिंदगियों का अनुपात साफ दिखता है कि शक्ति का संतुलन कितना असमान है। अंतर्राष्ट्रीय जांचों में बार बार युद्ध अपराधों की बात उठी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कभी बदली नहीं। जवाबदेही की जगह बयान आए और बदलाव की जगह गहरी निराशा। यहाँ वेस्ट बैंक की स्थिति अलग दिखती है, लेकिन मूल रूप से वही कहानी दोहराती है। यहाँ नाकेबंदी उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नियंत्रण उतना ही गहरा है। यहूदी बस्तियाँ लगातार बढ़ रहीं, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग सड़कें बनी और कानून भी अलग अलग लागू होते रहे।
एक ही ज़मीन पर दो तरह की नागरिकता, दो तरह की आज़ादी और दो तरह का न्याय, यही वो व्यवस्था है जिसे कई लोग रंग भेद से तुलना करते हैं। ये तुलना विवादास्पद है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीनी नेतृत्व की कमजोरी ने इस यथास्थिति को और मजबूत बना दिया। पीएलओ और फिलिस्तीनी अथॉरिटी धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोने लगी। भ्रष्टाचार का आरोप, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ठहराव और जनता से बढ़ती दूरी ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। दूसरी तरफ हमास का उग्र रुख इजराइल को ये कहने का मौका देता रहा कि उसके सामने कोई भरोसेमंद शांति साझेदार नहीं है। इस तरह दोनों ओर की विफलताओं ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। इधर अरब दुनिया भी बदल चुकी थी। पहले जो देश फिलिस्तीन को अपनी पहचान का केंद्र मानते थे, वे अब अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता में ज़्यादा उलझ गए। कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ खुले या छिपे तौर पर रिश्ते सामान्य कर लिए। इससे फिलिस्तीनियों के भीतर ये भावना और गहरी हो गई कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। उनका संघर्ष अब केवल नैतिक समर्थन तक सीमित रह गया था। अमेरिका की भूमिका यहाँ भी निर्णायक बनी रही। चाहे सरकारें बदली हों, लेकिन इजराइल के प्रति समर्थन की बुनियादी नीति कभी नहीं बदली। कभी आलोचना हुई, कभी नरम शब्दों में चिंता जताई गई, लेकिन वास्तविक दबाव शायद ही कभी डाला गया। इससे इजराइल को यह भरोसा मिला कि वो यथास्थिति बनाए रख सकता है और उसे इसकी भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह ने उस भ्रम को तोड़ दिया कि यह संघर्ष किसी जमी हुई रेखा पर ठहर चुका है। गाज़ा को एक नियंत्रित, सीमित और मैनेजेबल समस्या मानने की सोच उसी दिन बिखर चुकी थी। हमास का हमला केवल सैन्य नहीं था, वो मनोवैज्ञानिक भी था। उसने ये दिखा दिया कि नाकेबंदी, तकनीक और खुफिया तंत्र के बावजूद इजराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इजरायली समाज के भीतर जो असुरक्षा का डर हमेशा दबा हुआ था, वो अचानक दोबारा से सरफेस पर आ गया। इजराइल की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसे कि इतिहास में बार बार देखी गई, तेज़, व्यापक और दंडात्मक। गजा पर बमबारी शुरू हुई और बहुत जल्दी ये स्पष्ट हो गया कि इसका भार सैनिकों से ज़्यादा आम नागरिकों पर पड़ेगा। घर, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ निशाने पर आने लगे। इजराइल ने इसे आत्मरक्षा कहा, लेकिन दुनिया ने जो दृश्य देखे, उन्होंने इस शब्द को खोखला बना दिया। हज़ारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए और गजा का सामाजिक ढांचा लगभग पूरी तरह टूट चुका था। इस युद्ध ने एक बार फिर शक्ति के असंतुलन को नग्न कर दिया। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस राज्य था और दूसरी तरफ घनी आबादी वाला इलाका जहां लोगों के पास भागने की भी जगह नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय सिद्धांत और युद्ध के नियम सब कागजी लगने लगे। बयान आए, शोक जताए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये संघर्ष अब केवल अतीत की गलियों का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्तमान में बार बार दोहराए जा रहे चुनावों का नतीजा है। जब हर संकट के बाद समाधान की जगह दंड को चुना जाता है, तो हिंसा स्थायी हो जाती है। गजा का हर बच्चा जो इस युद्ध में सब कुछ खोता है, वो भविष्य के किसी और विस्फोट की संभावना बन जाता है। इस युद्ध ने फिलिस्तीनी राजनीति की सीमाओं को भी उजागर कर दिया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी गायब सी लगने लगी, उसकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं दिखी। हमास ने प्रतिरोध का दावा किया, लेकिन उसकी रणनीति की कीमत आम नागरिकों ने चुकाई। इससे फिलिस्तीनियों के भीतर भी एक गहरा नैतिक द्वंद्व पैदा हो गया। क्या ऐसा प्रतिरोध जो अपने ही समाज को तबाही की ओर ले जाए, वास्तव में किसी मुक्ति की राह है भी या फिर नहीं? अरब और मुस्लिम दुनिया की प्रतिक्रिया भी सीमित रही। गुस्सा था, प्रदर्शन थे, लेकिन वास्तविक निर्णायक कार्यवाही नहीं थी। कई देशों के लिए संघर्ष अब नैतिक सवाल से ज़्यादा कूटनीतिक संतुलन का मामला बन चुका था। इससे फिलिस्तीनी त्रासदी और गहरी होती गई। वे फिर से महसूस करने लगे कि उनका दर्द देखा तो जा रहा है, लेकिन साझा नहीं किया जा रहा। अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में फिर केंद्रीय रही। उसने इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और हथियारों की आपूर्ति जारी रखी। कुछ समय बाद मानवीय चिंता के बयान भी आए, लेकिन नीति में कोई मूल बदलाव नहीं दिखा। इससे ये धारणा और मजबूत हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कुछ पीड़ाएं स्वीकार्य हैं तो कुछ अस्वीकार्य।
यहाँ लेखक हमें एक बेहद असहज निष्कर्ष की ओर लेकर जाते हैं। जब किसी संघर्ष को दशकों तक मैनेज किया जाता है, तब अन्याय को स्थिरता की कीमत मान ली जाती है। तब एक दिन वो हिंसा के रूप में दोबारा लौटता है। 7 अक्टूबर कोई ऐतिहासिक अपवाद नहीं था, बल्कि उसी ओरिजिनल सिन की निरंतरता थी, जिसकी शुरुआत एक सदी पहले हुई थी। इस बिंदु पर सवाल समाधान का नहीं, बल्कि कल्पना का हो जाता है। क्या हम इस संघर्ष को किसी और तरीके से सोच भी सकते हैं? क्या सुरक्षा और न्याय को एक दूसरे के विरोध में ही रखे बिना कोई रास्ता संभव है, या फिर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, हर पीढ़ी पिछले घावों को विरासत में लेकर अगली हिंसा के लिए तैयार होती हुई? लेखक हमें बार बार इस मूल प्रश्न की ओर लौटाते हैं कि क्या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष केवल सुरक्षा की समस्या है या फिर किसी नैतिक असफलता की कहानी है। अगर ये केवल सुरक्षा का सवाल होता तो इतने दशकों की सैन्यशिष्टता के बाद भी डर कम क्यों नहीं हुआ, और अगर ये केवल आतंकवाद की समस्या होती तो पीढ़ियों तक विस्थापन और अपमान क्यों जारी रहा। इसका अर्थ ये है कि समस्या कहीं गहरे उसी मूल सोच में है, जिसे एक समुदाय की सुरक्षा को दूसरे समुदाय के अस्तित्व से ऊपर रख दिया जाता है। यहाँ इस क्षेत्र की राजनीति किसी धार्मिक अवधारणा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विकल्प की तरह सामने आती है। एक विकल्प जिसमें ये मान लिया गया कि एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए दूसरे अन्याय को स्वीकार किया जा सकता है। यूरोप में यहूदियों के साथ जो हुआ वो अमानवीय था, लेकिन उसका समाधान फिलिस्तीनियों की कीमत पर खोजा गया। यही वो नैतिक चूक थी जिसे समय के साथ ठीक करने के बजाय संस्थागत कर दिया गया। लेखक ये भी साफ करते हैं कि यह कहानी खलनायकों और नायकों की सरल कहानी नहीं है। इजराइल कोई एकसार इकाई नहीं है, वहाँ भी असहमति है, डर है और समझौतों की चाह है। फिलिस्तीनी समाज भी केवल पीड़ित नहीं है, वहाँ भी राजनीतिक भूलें, आंतरिक विभाजन और हिंसक रास्तों का चुनाव रहा है। लेकिन असमानता यही है कि एक पक्ष की गलतियों की कीमत पूरी दुनिया चुकाने को तैयार रहती है, जबकि दूसरे पक्ष की गलतियों की कीमत लगभग हमेशा वही चुकाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर लेखक दिखाते हैं कि कैसे नैतिक भाषा और राजनीतिक व्यवहार के बीच गहरी खाई है। मानवाधिकारों की बातें होती हैं, लेकिन जब उन्हें लागू करने की बात आती है तो भू राजनीति बीच में आ जाती है। इस चयनात्मक नैतिकता ने इस संघर्ष को और ज़्यादा जहरीला बनाया है, क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि कुछ जिंदगियां दूसरों से ज़्यादा कीमती होती हैं। अगर यही यथास्थिति जारी रही तो ये संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। हर युद्ध अपने भीतर कुछ युद्धों का बीज बोता रहेगा। गाज़ा के मलबे से केवल इमारतें नहीं, बल्कि नई पीढ़ियों की स्मृतियां बनेंगी, जो बदले और न्याय के बीच फ़र्क समझना शायद ही सीख पाए। फिर भी किताब पूरी तरह निराशा पर ख़त्म नहीं होती। लेखक संकेत देते हैं कि समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस ओरिजिनल सिन को स्वीकार नहीं किया जाता। स्वीकार करना कि फ़िलिस्तीनियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि नैतिक शुरुआत होगी। उसी तरह इजराइल की वास्तविक सुरक्षा भी तभी संभव है जब वो स्थायी अन्याय पर नहीं, बल्कि साझा मानवता पर आधारित हो। भारत की विदेश नीति किसी भावनात्मक झुकाव या तात्कालिक रणनीति की तरह नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक चेतना के रूप में समझने की मांग करती है। 1947 में फ़िलिस्तीन के विभाजन पर भारत का विरोध केवल एक कूटनीतिक वोट नहीं था, बल्कि उस अनुभव का राजनीतिक अनुवाद था जिसे भारत स्वयं औपचारिक शासन, जबरन विभाजन और नरसंहार के रूप में झेल रहा था। भारत के लिए ये प्रश्न यहूदियों की ऐतिहासिक पीड़ा को नकारने का नहीं था, बल्कि इस बात को स्वीकार करने से इनकार का था कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा भूमि का पुनर्वितरण नैतिक या फिर न्याय संगत हो सकता है। इसी बिंदु पर भारत का दृष्टिकोण यूरोपीय शक्तियों से अलग हो जाता है, क्योंकि वह फ़िलिस्तीन को एक सुरक्षा समस्या नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद के निरंतरता के रूप में देखता था। यही कारण है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक बहुधार्मिक फ़िलिस्तीन की कल्पना को समर्थन किया, जहां राजनीति संप्रभुता समुदाय की सहमति से विकसित हो। समय के साथ भारत की नीति ने यथार्थवाद का रूप लिया, लेकिन उसके मूल नैतिक निर्देशांक नहीं बदले। इजराइल को मान्यता देना एक ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार करना था, न कि उसे क्षेत्रीय विस्तार
या सैन्य आचरण को वैध ठहराना था। शीत युद्ध के दौरान भारत जिस गुटनिरपेक्षता की बात करता था वो तटस्थता नहीं बल्कि नैतिक स्वायत्तता थी, जहां अरब देशों के साथ एकजुटता और इजराइल के साथ सीमित प्रायः गुप्त व्यवहार एक साथ चलते रहे। ये विरोधाभास नहीं था बल्कि उस जटिल विश्व व्यवस्था की स्वीकृति थी जिसमें आदर्श और अस्तित्व दोनों को साधना पड़ता है। 1962, 1965 और 1971 के अनुभवों ने भारत को ये सिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता अकेले जीवित नहीं रहती, उसे शक्ति संतुलन का सहारा चाहिए होता है। 1962 का युद्ध केवल सैन्य हार नहीं था बल्कि इस भ्रम का अंत था कि नैतिक पूंजी, अहिंसा की प्रतिष्ठा और गुटनिरपेक्षता अपने आप में सुरक्षा कवच बन सकती है। उस समय भारत ने देखा कि जिन सिद्धांतों पर वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा था वे संकट की घड़ी में हथियार, गोला बारूद और तत्काल रणनीति समर्थन से नहीं बदलते। 1965 के युद्ध ने इस सीख को और गहरा किया जब पश्चिमी शक्तियों ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलते हुए हथियार प्रतिबंध लगाए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नैतिक तर्क तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि वो किसी ठोस शक्ति संतुलन से जुड़े ना हो। 1971 में हालांकि भारत नैतिक रूप से कहीं ज़्यादा अधिक मजबूत स्थिति में था क्योंकि शरणार्थियों का संकट, जनसंहार और आत्मनिर्णय का प्रश्न उसके पक्ष में था। फिर भी निर्णायक सफलता सैन्य तैयारी, सोवियत संघ के साथ रणनीतिक समझ और क्षेत्रीय शक्ति के स्पष्ट प्रदर्शन से ही संभव हुई। इन तीनों अनुभवों ने भारत को ये सिखाया कि नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो तभी टिकाऊ बनी रहती है जब उसके पीछे सैन्य क्षमता, कूटनीतिक साझेदारियां और यथार्थवादी रणनीति मौजूद हो। यही समझ आगे चलकर भारत की विदेश नीति की रीढ़ बनी, जहां आदर्शों को छोड़ा नहीं गया लेकिन उन्हें शक्ति संतुलन की ठोस जमीन पर खड़ा किया गया। 1991 के बाद दुनिया की जब एक ध्रुवीय व्यवस्था उभरी और वैश्वीकरण भारत की आंतरिक आर्थिक जरूरत बन गया, तब इसराइल के साथ खुले राजनीतिक संबंध एक संरचनात्मक बदलाव थे, न कि वैचारिक विचलन। ये वही दौर था जब अरब दुनिया स्वयं इसराइल के साथ यथार्थवादी संवाद की ओर बढ़ रही थी। इसके बावजूद भारत ने फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार को त्यागा नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकारों और ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ा हुआ था। वर्तमान दौर में भारत की नीति अधिक मुखर, अधिक लेन देन आधारित और रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी दिखाई देती है। इसराइल के साथ रक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग अब छिपा हुआ नहीं रहा, लेकिन इसके समानांतर फिलिस्तीन के पक्ष में औपचारिक समर्थन भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यरूशलेम या 1967 की सीमाओं पर चुप्पी को यदि बदलाव कहा जाए तो वह मूल सिद्धांतों के त्याग से अधिक भाषा और प्राथमिकताओं के पुनर्संतुलन को दर्शाती है। भारत स्वयं को मध्यस्थ नहीं बल्कि एक स्थिर शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जो किसी भी अंतिम समाधान को संबंधित पक्षों की सहमति से उभरता देखना चाहता है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद की घटनाओं ने इस पूरे ढांचे की परीक्षा ली। प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं में रणनीतिक साझेदारी की झलक दिखी, लेकिन जैसे जैसे मानवीय संकट गहराता गया, भारत का रुख पुनः उस ऐतिहासिक संतुलन की ओर लौटा जिसमें हिंसा की निंदा, नागरिक हताहतों पर चिंता और फिलिस्तीनी अधिकारों की पुनर्पुष्टि एक साथ मौजूद है। ये ना तो इजराइल के अंध समर्थन की नीति है और ना ही प्रतीकात्मक नैतिकता की। ये उस यथार्थवादी आदर्श का उदाहरण है जिसमें राज्य अपने हितों को पहचानते हुए भी इतिहास के बोझ से मुक्त नहीं हो सकता। इस पूरे संघर्ष ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया की अस्थिरता का मूल प्रश्न सैन्य संतुलन या फिर क्षेत्रीय गठबंधनों में नहीं बल्कि फिलिस्तीन के अधूरी राजनीतिक अस्तित्व में निहित है। जिस तरह एक सैन्य संगठन को विचार के रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी समाज की आकांक्षा को बमबारी से दबाया नहीं जा सकता। इजराइल आज जिस रणनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक जाल में फंसा है वो केवल उसके शत्रुओं की शक्ति का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबे समय से टाले गए प्रश्न की कीमत है। भारत की दृष्टि से यही एक पूरे विमर्श का केंद्रीय बिंदु है कि स्थायी शांति केवल शक्ति से नहीं बल्कि न्याय की स्वीकृति से जन्म लेगी, और जब तक फिलिस्तीन का प्रश्न उस न्याय के साथ संबोधित नहीं होता तब तक नया मध्य पूर्व केवल एक अधूरी कल्पना बने रहेगा।